हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पढ़ना ही है। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का काम है निरंतर पढ़ना और अपने डाउट्स क्लियर करना। जहाँ जहाँ पर आपको डाउट्स हो उनको पूछना, जहाँ पर आंसर समझ में नहीं आ रहे हैं उन्हें पूछना। ये स्टूडेंट का पहला फर्ज है। आप पढ़िए और बहुत अच्छे से जो आपको पार्ट से, यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देखिए, जहाँ नहीं बने पूछिए। ठीक है, आज हम नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, पुष्पी पौधों की शारीरिकी। कहीं कहीं पर इस पाठ का नाम पुष्पी पौधों की आंतरिक संरचना भी लिखा होगा। अभी पिछला पाठ जो हमने पढ़ा है वो था पुष्पी पौधों की अकारिकी। अकारिकी मीन्स जो बाहर से दिखाई देते हैं, फिजियोलॉजी। अब हमें पढ़ना है अंदर का। अंदर का मीन्स पौधे किन कोशिकाओं से बने हैं, पौधों में, पत्तियों में, तने में या जड़ में किस किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब जंतुओं में, पौधों में बहुत ही अंतर है। एक समानता है कि दोनों ही कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, दोनों में ही कोशिकाएं होती हैं। अब कोशिकाएं क्या है? जीवन की प्रथम इकाई है जिसमें जीव द्रव होता है और वो जीवन की सभी क्रियाओं को कर सकते हैं। पौधों में यदि अपन जाएं तो जड़ से लेके बीज तक उसके विभिन्न भाग होते हैं और प्रत्येक भाग का कार्य अलग अलग होता है। किंतु पौधों में ही यदि हम निम्न श्रेणी की पौधों में जाएं तो वहां पर एक कोश की पौधे और बहुत छोटे जो पौधे हैं उनमें एक ही कोशिका या कुछ कोशिकाएं मिलकर पौधे के सारे कार्यों को करती हैं। किंतु जो पूर्ण विकसित पौधे हैं, वृक्ष हैं, शाख है, झाड़ी है, हर्ब है, जिसमें जड़, तना और पत्ती होती है, पुष्प उगते हैं, उन सब में जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और ये कोशिकाएं अलग अलग समूह बनाकर अलग अलग अंगों का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं जो अंगों का निर्माण करती हैं, आप तने की कोशिकाएं देखें तो अलग तरह की होंगी, यदि हम पत्ती की कोशिकाएं देखें अलग तरह की होंगी, फ्लावर की कोशिकाएं अलग तरह की होंगी, जड़ की कोशिकाएं अलग तरह की होंगी और कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं। कोशिकाएं, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो मिलकर कार्य करता है, जो मिलकर कार्य करता है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा समान कोशिकाओं का समूह, समान या असमान कोशिकाओं का समूह जो एक समान कार्य करता है। फिर से सुनेंगे आप, समान या असमान कोशिकाओं का ऐसा समूह जो मिलकर समान कार्य को करता है, उन कोशिकाओं के उस समूह को हम ऊतक कहते हैं। और पौधों में कार्य करने की जो उच्च वृक्ष हैं, उच्च पौधे हैं, उनमें कार्य करने की जो इकाई है, जीवन की इकाई तो कोशिका ही है, लेकिन कार्य करने की इकाई ऊतक है। ऊतक मिलकर पौधे के कार्यों को करते हैं। अब ऊतक, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊतक कोशिका से बनते हैं, क्योंकि असमान या समान कोशिकाएं मिलकर उनको बनाती हैं। जंतुओं में जो ऊतक की उत्पत्ति है, अंगों की उत्पत्ति, जंतुओं में क्या होता है? विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न अंग होते हैं। पौधों में ऐसा नहीं है। पौधों में एक ही अंग में विभिन्न विभिन्न कोशिकाएं या ऊतकों का समूह होता है जो मिलकर कार्यों को करते हैं। तो जंतुओं में शुरू में ही जीवन की उत्पत्ति के समय, उस समय 3 लेयर्स बन जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। उनके विकास से सब अंगों का निर्माण एक साथ हो जाता है और सभी में समान रूप से स्वाभाविक वृद्धि होती है। किंतु पौधों में ऐसा नहीं है। पौधों में जीवन भर वृद्धि होती है। पौधों में जीवन भर जड़ बढ़ती है, जीवन भर तने की लंबाई बढ़ती है, पुष्प निकलते हैं, फल होते हैं, पत्तियां निकलती हैं, ये क्रिया लगातार चलती है। अतः पौधों में
जो ऊतक हैं ये अधिक कार्य करते हैं, अलग तरह से ये विभाजित होते हैं। दोनों की वृद्धि में बहुत ही अंतर है, जंतुओं में और पौधों में। अब जंतुओं में जो ऊतक है वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, हमें इस पाठ में क्या पढ़ना है, उसका थोड़ा सा हम सारांश देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इस पाठ में पढ़ा कि ऊतक क्या है। ऊतक समान या असमान कोशिकाओं का वह समूह है जो मिलकर समान कार्य को करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पौधों में कौन कौन से ऐसे ऊतक हैं जो विभिन्न कार्यों को करते हैं। तो पौधों के संपूर्ण ऊतकों को, जितने भी ऊतक उसमें पाए जाते हैं, उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक है विभाज्य ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक। पहला विभाज्य ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक के नाम से ही स्पष्ट है कि ये लगातार विभाजित होते होंगे, और स्थायी ऊतक वे ऊतक हैं जिनका निर्माण विभाज्य ऊतक से होता है और फिर वो मिलकर अपना रूप बदल लेते हैं और विभिन्न कार्यों को करते हैं। फिर विभाज्य ऊतक को भी जो पाए जाते हैं पौधे में, उनकी स्थिति के और कार्य के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। स्थायी ऊतक को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो चलिए एक सारांश देख लेते हैं कि इस पाठ में हमें पढ़ना क्या है। अच्छा, अब ऊतक शब्द का सबसे पहले उपयोग एफ बिचार्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? एफ बिचार्ट वैज्ञानिक ने 1858 में इन्होंने इसकी खोज की थी। और जो ऊतक विज्ञान है, इसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक विज्ञान के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। एफ बिचार्ट ने सर्वप्रथम ऊतक शब्द को बताया था, सबके सामने लाया था 1858 में, और उसके बाद इस पर अध्ययन शुरू हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पौधे में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं। पौधों में कई प्रकार के ऊतक होते हैं, जिनको दो भागों में पूर्ण रूप से बांटा गया है। ऊतक शब्द सबसे पहले किसने बताया था? एफ बिचार्ट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ऊतक शब्द का उपयोग किया था, और ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतक विज्ञान के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। एफ बिचार्ट को ऊतक का जनक कहा जाता है, ऊतक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम देखते हैं पौधों में कौन कौन से ऊतक होते हैं। तो पौधे के ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। पहला विभाज्य ऊतक, इसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। और दूसरा है स्थायी ऊतक, इसे परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। परमानेंट टिश्यू। जो विभाज्य ऊतक है, ये पौधे में पाए जाते हैं। ये लगातार विभाजित होते रहते हैं, और इनके विभाजित होने से प्राथमिक तथा द्वितीयक वृद्धि होती है। पौधे की लंबाई बढ़ती है, जो तने की लंबाई बढ़ती है, जड़ की लंबाई बढ़ती है, शाखाएं निकलती हैं। ये क्रिया लगातार इनमें चलती रहती है, और पौधे की मोटाई भी बढ़ती है। किसके कारण? विभाज्य ऊतक के कारण। तो विभाज्य ऊतक के स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर, कि वो पौधे में कहाँ स्थित है, उस आधार पर उनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक।
शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, फिर दूसरा शीर्षस्थ मतलब जो कहाँ पाया जाता है, शीर्ष पर पाया जाता है और लगातार लंबाई में वृद्धि करता है। फिर उसके बाद है पार्श्वीय विभाज्य ऊतक। ये तने के पार्श्व में गोलाई में ही पाया जाता है और ये मोटाई में वृद्धि को अंजाम देता है। फिर अगला है तीसरा अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक। ये शीर्षस्थ जो विभाज्य ऊतक है वो लंबाई में वृद्धि करते समय कहीं कहीं छूट जाते हैं, अधिकतर पार्श्व संधियों में पाए जाते हैं। इनसे शाखाएं निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं इनके विभाजन से। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक को एपिकल मेरिस्टेम, पार्श्वीय विभाज्य ऊतक को लैटरल मेरिस्टेम और अंतर्वेशी जो विभाज्य ऊतक है इसे इंटर सेलरी मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इसे देखिए, आपको जीव विज्ञान में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही नाम याद रखने होते हैं। तो विभाज्य ऊतक कौन सा ऊतक है? जो लगातार विभाजित होता रहता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि कराता है, इसमें इसके द्वारा मोटाई में भी वृद्धि होती है, जड़, तना, पत्तियां और शाखाएं इसके द्वारा निकलती है। ये स्थिति के आधार पर कि ये तने में कहाँ पाया जाता है, पौधे में कहाँ पाया जाता है, उस आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, पार्श्वीय विभाज्य ऊतक, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक शीर्ष पर पाया जाता है, इससे लगातार तने में लंबाई बढ़ती है। और जो पार्श्वीय विभाज्य ऊतक है, ये विभाज्य ऊतक तने में पार्श्व में गोलाई में पाया जाता है, इसके द्वारा तने की मोटाई बढ़ती है। अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक ये तने में पर्व संधियों पर अधिकतर पाया जाता है और ये कुछ समय तक ही कार्य करता है, बाद में ये स्थायी ऊतक में बदल जाता है। इसके द्वारा शाखाएं, पत्तियों वगैरह का निर्माण होता है। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक को एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं, पार्श्वीय विभाज्य ऊतक को लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं और अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक को इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं किस पर? स्थायी ऊतक पर। और स्थायी ऊतक में जो है इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला है साधारण ऊतक, सिंपल टिश्यू। फिर दूसरा जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक, और तीसरा है विशिष्ट ऊतक। स्पेशल टिश्यू। ठीक, अब जो साधारण ऊतक है उनकी बनावट के आधार पर, उनकी कोशिका भित्ति के आधार पर उनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जो विभिन्न भागों में एक साथ या अलग अलग पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है मृदु ऊतक, जिसे पेरेन्काइमा भी कहा जाता है, पेरेन्काइमा। फिर दूसरा मृदु ऊतक के बाद में दूसरा है कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा। इसे
सॉरी ये इंग्लिश नाम लिख दिया मैंने। कोलेनकाइमा को स्थूल कोण ऊतक हिंदी में कहा जाता है, स्थूल कोण ऊतक, और इंग्लिश में इसे कहते हैं कोलेनकाइमा। फिर अगला है दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक, और दृढ़ ऊतक को कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ठीक, अब जटिल ऊतक, जटिल ऊतक इसकी क्या विशेषता है? देखिए जो साधारण ऊतक है ये सिंपल एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, किंतु जो जटिल ऊतक होते हैं ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जो मिलकर एक ही कार्य को करती है। अभी हमने ऊतक की परिभाषा में पढ़ा था समान या असमान कोशिकाओं का समूह। तो यहाँ पर जटिल कोशिका, जटिल ऊतक क्या है? जिसमें 3-4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक ही कार्य को करती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जटिल ऊतक। इसके भी अलग अलग प्रकार है, जिसमें पहला है जाइलम, ज्यादातर जाइलम ही कहा जाता है, और हिंदी में उसे दारू कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं जाइलम। फिर अगला है फ्लोयम, इंग्लिश में भी इसे फ्लोयम ही कहा जाता है, और तीसरा है कैम्बियम। कैम्बियम को अंग्रेजी में कैम्बियम कहते हैं और हिंदी में कहते हैं एधा। चूंकि जो इंग्लिश नाम है ये ज्यादातर मुंह पर चढ़े हुए हैं, तो वही नाम बार बार आ जाते हैं, एधा और कैम्बियम। ये दारू भी 4 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। मतलब एक ही ऊतक जो एक ही कार्य को कर रहा है उसमें 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, इसीलिए इसे जटिल ऊतक कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फिर उसके बाद है विशिष्ट ऊतक। विशिष्ट ऊतक यानी जो कुछ विशेष पौधों में पाए जाते हैं, सब में नहीं पाए जाते, कुछ कुछ में पाए जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है विशिष्ट ऊतक। जैसे कि रबर चीरी, इसके एग्जाम्पल है रबर चीरी ऊतक। ऐसे ऊतक जिनके द्वारा रबर जैसा सफेद दूध जैसा पदार्थ पौधों में निकलता है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, वाहिनी और जालिका के रूप में उगाए जाते हैं। फिर कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जो जल स्त्रावी होते हैं, एपिथेम जिन्हें कहा जाता है, ये लेटेक्स टिश्यू है। जल स्त्रावी ऊतक हाइड्रेटोड जो बनाते हैं, इसमें और भी अलग अलग एग्जाम्पल है जिसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पाठ में जो ऊतक हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से? विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक 3 प्रकार के होते हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ेंगे, इस पाठ में पूरा पढ़ेंगे। स्थायी ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं, साधारण ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। साधारण ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, जो 3 प्रकार के हैं, मृदूतक, स्थूल कोणोतक, दृढ़ोतक। मृदूतक पेरेन्काइमा, स्थूल कोणोतक कोलेनकाइमा और दृढ़ोतक स्क्लेरेनकाइमा। ये पतली भित्ति के बने होते हैं, अंतराकोशीय अवकाश होते हैं, ये पतली भित्ति के होते हैं, और इनमें जो अंतराकोशीय अवकाश है उनमें पदार्थ जमा होते हैं, अलग अलग कोणों में जमा होते हैं। दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा ये मृत ऊतक है जो पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। जटिल ऊतक में भी अलग अलग है, जाइलम, फ्लोयम एंड कैम्बियम। तो जाइलम दारू है जो जल का सम्मान करता है, 4 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। फ्लोयम ये भोजन का सम्मान करता है, ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। और कैम्बियम एधा ये द्वितीयक वृद्धि को इंजाम देता है, जिससे कि पौधा मोटाई में वृद्धि करता है। इसमें प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार के ऊतक होते हैं। जो प्राथमिक ऊतक होता है वो पहले से उपस्थित होता है, द्वितीय ऊतक अंतराफूली एधा होती है जो कि बाद में द्वितीयक वृद्धि करके तने की मोटाई को बढ़ाती है। इससे कॉर्क एधा का भी निर्माण होता है। आगे है विशिष्ट ऊतक, ये अलग अलग पौधों में अलग अलग पाए जाते हैं।
कुछ में तेल ग्रंथियां होती हैं, कुछ में मकरंद ग्रंथियां होती हैं। तेल ग्रंथियों वाले ऊतक, मकरंद ग्रंथियों वाले ऊतक, रबरचीनी ऊतक, जल स्त्रावी ऊतक, ऐसे अलग अलग प्रकार के ऊतक इसमें पाए जाते हैं पौधों में। ऐसे पौधे जिनमें जल रंध्र होते हैं तो जल रंध्र ऊतक होते बनाने वाले होते हैं हाइडेथोड, एपिथेम, इस प्रकार के ऊतक इसमें पाए जाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले किसके बारे में, विभाज्य ऊतक के बारे में। ठीक है, पौधे के ऊतक। विभाज्य ऊतक अपन ने पढ़ा स्थिति के आधार पर सबसे पहला कौन सा ऊतक होता है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। ये वह ऊतक है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक जिसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। पहले अच्छा हम पढ़ लेते हैं विभाज्य ऊतक की विशेषताएं कि विभाज्य ऊतक जो है इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम समझ लें कि विभाज्य ऊतक किस प्रकार का होता है। तो विभाज्य ऊतक की सबसे पहली तो ये बात है कि ये इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, कोशिकाएं जीवित होती है, कोशिकाएं जीवित होती है। इनमें जीव द्रव्य पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, कोशिकाएं जीवित होती है। फिर इनकी कोशिकाएं गोल, अंडाकार या बहुविजीवी आकार की हो सकती है। ठीक है, फिर जो ये विभाज्य ऊतक है इसकी अगली विशेषता कि इनकी कोशिकाओं में अंतरा अवकाश पाए जाते हैं, अंतरा कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, अंतरा कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, यानी कोशिकाओं के मध्य मध्य में स्थान होते हैं। फिर इनकी कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है व सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 से बनने वाला यौगिक है। फिर इनमें जो केंद्रक है स्पष्ट व बड़ा होता है, केंद्रक स्पष्ट व बड़ा होता है, बहुत ही अलग से स्पष्ट दिखाई देता है। और ये कहाँ पाई जाती है ये कोशिकाएं, वृद्धि क्षेत्रों में, वृद्धि क्षेत्रों में उपस्थित होती हैं। लगातार विभाजन करती रहती है और विभाजन करने के बाद ये विभेदित हो जाती है तो स्थायी ऊतकों में बदलने लगती है। फिर अगली जो इनकी विशेषता है कि इनमें जो रिक्तिका है वो या तो नहीं होती या फिर बहुत छोटी होती है। रिक्तिका छोटी या अनुपस्थित होती है। ठीक है, इसके बाद में इनका उपापचय बहुत ही तेज होता है जिससे संचित भोजन इनमें अनुपस्थित होता है। उपापचय की क्रिया
तेज होती है। उपापचय की क्रिया तेज व बहुत ही तेज होती है होने से संचित भोजन नहीं होता। नेचुरल सी बात है कि इनको लगातार विभाजन करना है, तो इनको भोजन जो है वो जल्दी से उपयोग करना पड़ेगा और भोजन लेना पड़ेगा, जिससे नए नए ये केंद्रक और कोष्ठक द्रव्य को बना सके। फिर ये इनमें जो लवक होते हैं वो प्राक लवक के रूप में पाए जाते हैं। इनमें लवक प्लास्टिड प्रोप्लास्टिड के रूप में पाए जाते हैं। इनमें लवक प्राक लवक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इनमें जो कोशिकाएं हैं ये कार्य क्या करती है? तो विभाज्य ऊतक के कार्य, विभाज्य ऊतक के कार्य क्या है? पहला, प्राथमिक व द्वितीयक वृद्धि कराना। जिससे नए अंगों का निर्माण होता है व मोटाई में वृद्धि होती है। आप नोट्स भी लिखते चलिए साथ साथ में, ताकि आप एग्जैक्ट आंसर लिख सकेंगे। इनके द्वारा और क्या होता है? काष्ठ व कॉर्क एधा का निर्माण होता है। जिसका अत्यधिक आर्थिक महत्व है, जिसका अत्यधिक आर्थिक महत्व है। तो ये थे विभाज्य ऊतक की विशेषता और कार्य। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं विभाज्य ऊतक के प्रकार। मैं एक चित्र बना रही हूँ जिसमें अपन विभाज्य ऊतक के तीनों प्रकार का वर्णन पढ़ते हैं। चित्र से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई तना है, तो उस तने में कौन कौन से विभाज्य ऊतक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो पहले तो अपन देख लें कौन कौन से विभाज्य ऊतक होते हैं। तो विभाज्य ऊतक जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। स्थिति के आधार पर, तने पर ये कहाँ स्थित है, जड़ पर ये कहाँ स्थित है। तो तने और जड़ में उपस्थिति के आधार पर विभाज्य ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पहला, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, इसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है। पहला, प्राक विभाज्य ऊतक या प्रोमेरिस्टेम, और दूसरा विभाज्य ऊतक। यानी शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। फिर दूसरा है पार्श्वीय विभाज्य ऊतक। पार्श्वीय विभाज्य ऊतक, लैटरल
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर तीसरा है अंतर्वेशीय। अंतर्वेशीय विभाज्यों तक। इंटर सेलुलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो विभाज्योतक 3 प्रकार का होता है, शीर्षस्थ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पार्श्व विभाज्योतक लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और अंतर्वेशीय विभाज्योतक इंटरसेलुलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहले मैं चित्र बना देती हूँ, ये कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, फिर मैं आपको साथ में समझाती जाऊंगी। यदि हम कोई पौधा लें, मान लीजिए ये एक पौधा है, तो ये पौधा इस तरह से गमले में लगा हुआ, ठीक है। अब इसका ये तना है, इस तने में सबसे जो ऊपरी भाग होता है, इस भाग पर पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। क्या पाया जाता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी कौन सा वाला विभाज्य ऊतक? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। इसके अलावा ये और कहाँ पाया जाता है? तने में पर्वसंधियां होती हैं, तो उसमें यदि कोई शाखा निकल रही है तो उसके भी सबसे अग्र भाग पर क्या पाया जाएगा? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। ठीक है। अब दूसरा है पार्श्वीय विभाज्य ऊतक। ये कहाँ पाया जाता है? तने में गोलाई में, यानी पार्श्व में। यदि ये तना है तो इस तने में सेंटर में जो बाहरी भाग है उसके बीच में पूरी गोलाई में ये पार्श्व में ये पाया जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? पार्श्वीय विभाज्य ऊतक या लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, ये शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक पहले कहाँ रहा होगा? जब ये पौधा छोटा था तो यहाँ पर रहा होगा अग्रभाग में, फिर और बड़ा हो गया, पौधा और बड़ा हुआ होगा, धीरे धीरे बड़ा होता गया होगा। तो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के कुछ कुछ भाग पर्व संधियों पर छूट जाते हैं। कहाँ छूट जाते हैं? पर्व संधियों पर। ये देखिए, ये कौन सा ऊतक है? ये वाला पार्श्वी है ना, और ये पर्व संधियों पर गोलाई में शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के कुछ ऊतक छूट जाते हैं, जो बाद में विभाजन करके पत्तियों और शाखाओं को जन्म देते हैं। तो उन्हें हम कौन से ऊतक बोलते हैं? उन्हें कहते हैं अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक या इंटर सेलुलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, समझ में आया आपको? हर पौधे में आप देखना इस तरह से बीच बीच में गठान होती है। तो तने में जो गठाने हैं वहां पर गठानों पर अंतर्वेशी, ये कैसे बना? ये शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक जब विभाजन कर रहा था तो कुछ विभाजन वाली कोशिकाएं यहाँ छूट गई, जो बाद में विभाजन करके शाखाओं पत्तियों को जन्म देती है। अब शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक कहाँ पाया जाता है? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक तने के बिल्कुल अग्रभाग पर, शाखाओं के बिल्कुल अग्रभाग पर पाया जाता है, जो और ये क्या करता है? वृद्धि को जन्म देता है। ये जो पार्श्वी ऊतक है ये तने में पूरी गोलाई में पार्श्व में पाया जाता है, और ये तने की मोटाई में वृद्धि करता है। यदि हम इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो हमें किस तरह का दिखाई देगा? आप देखिए, इसमें ये तने का अग्रभाग है, इस अग्रभाग में ये सबसे ऊपर शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक है। कौन सा विभाज्य ऊतक है? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। अब इसी में यहाँ पर पत्ती निकल रही होती है। आपने देखा होगा
कि यहाँ से क्या निकल रही होती है, पत्ती। और इसी के जस्ट नीचे यदि जाए हम तो इस भाग में ऐसे भाग होते हैं विभिन्न, जहां पर गठाने होती हैं। इस तरह से हमें तने में गठाने अलग अलग दिखाई देती हैं। और इसी में यहीं पर से यहाँ से क्या निकलती है, शाखाएं निकलती हैं। इस तरह से शाखाएं निकलती हैं। और इन शाखाओं में भी सबसे अग्रभाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक पाया जाता है। यहाँ पर तने में यदि हम देखें तो इस भाग पर, ये वाले भाग पर, इस भाग पर पार्श्व में यहाँ पर ये पाया जाता है पार्श्वीय विभाज्य ऊतक। कौन सा ऊतक, पार्श्वीय विभाज्य ऊतक। ये है पार्श्वीय विभाज्य ऊतक, ये है पार्श्वीय विभाज्य ऊतक, ये है पार्श्वीय विभाज्य ऊतक। ये भी कौन सा ऊतक है, पार्श्वीय विभाज्य ऊतक। अब मैं लाइन से आपको एक के बाद एक इसके बारे में बताती हूँ। तो ये है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। ये दो प्रकार का होता है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। जो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक है ये तने में और शाखाओं में सबसे अग्र भाग पर, शीर्ष भाग पर पाया जाता है। इसमें कुछ कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है। जिनमें लगातार विभाजन होता रहता है उन्हें कहते हैं प्राक विभाज्य ऊतक। ऐसी कोशिकाएं जो लगातार विभाजित ही होती रहती है उन्हें कहा जाता है प्राक विभाज्य ऊतक। और ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन के पश्चात शीर्ष पर ही, कुछ कोशिकाएं लगातार विभाजित हो रही है उन्हें प्राक विभाज्य ऊतक, किसका प्रकार है, शीर्षस्थ का। तो ये कोशिकाएं लगातार विभाजित हो रही है यहाँ पर, और कुछ कोशिकाएं शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक की तना, पत्तियां ये सब निर्माण करती हैं। तो उन्हें कहा जाता है कौन सा विभाज्य ऊतक, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। ये 3 परतों में बटी होती है। इसमें कितनी परतें होती हैं, 3 परतें। उन 3 परतों का नाम है पेरिब्लेम, पहला डर्मेटोजन, दूसरा पेरिब्लेम और तीसरा है प्ल्यूरोम। डर्मेटोजन डर्मिस का निर्माण करती है, फिर पेरिब्लेम जो है ये मध्य ऊतकों का निर्माण करती है, और प्ल्यूरोम संबंध ऊतकों का निर्माण करती है। यानी शीर्षस्थ विभाजन वाली कोशिकाएं पहले विभाजित होती हैं और विभाजित होने के बाद उनके रूप जो है बदलने लगते हैं, 3 परतें बनती है और उन 3 परतों से तने और पत्ती के विभिन्न ऊतकों का निर्माण होता है। ठीक है। फिर दूसरा कौन सा ऊतक है, पार्श्वीय विभाज्य ऊतक। ये पार्श्वीय विभाज्य ऊतक कहाँ पाया जा रहा है, तने में कहाँ पर है, पार्श्व भाग में है। इसके द्वारा कौन सा विभाज्य ऊतक है, ये पार्श्वीय, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या पार्श्वीय विभाज्य ऊतक। ये पार्श्वीय विभाज्य ऊतक तने की मोटाई को बढ़ाता है, चाहे वो द्वितीयक वृद्धि वाली मोटाई हो या तने की मोटाई को बढ़ाना हो। ये 2 चीजों से मोटाई को बढ़ाता है, 2 प्रकार के ऊतकों से मोटाई को बढ़ाता है। शुरू में जब एकदम द्वितीयक वृद्धि शुरू होती है तब अंतःपूली ऐधा, अंतःपूली कैम्बियम या ऐधा, ये ऐधा कहाँ पाई जाती है, पहले से ही जो संवहन ऊतक बने हुए हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम के मध्य में पाई जाती है। तो उस ऐधा के अपनित और परनित विभाजन होने से नए ऊतकों का निर्माण होता है, जिससे तने की मोटाई धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। जैसे ये है, ये वे हिस्से हैं जहाँ पर आजू बाजू में क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम, मध्य में क्या होगी, ऐधा, अंतःपूली ऐधा। और ये ऐधा अपनित और परनित दोनों तरफ विभाजन करके नए ऊतकों का निर्माण करती है, जिससे तने की मोटाई में वृद्धि होती है। इसी के द्वारा बाद में
कॉर्क, एधा, पेरिब्लेम, कागजन स्तर, इन सब का निर्माण होता है। छाल, बार, रसकाष्ठ, अंतःकाष्ठ, इन सब का निर्माण द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप होता है। अब विभाज्य ऊतक का तीसरा प्रकार है इंटरसेलरी या अंतर्वेशी ऊतक। अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, इंटरसेलरी या अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। ये ऊतक अधिकतर पर्व संधियों पर पाया जाता है। जब शीर्षस्थ कोशिकाएं आगे आगे बढ़कर जड़ तना पत्ती का निर्माण कर रही थी, उस समय कुछ विभाजन वाली कोशिकाएं पर्व संधियों पर छूट जाती हैं, जो आगे शाखा और पत्ती का निर्माण करने में सहायक होती है। जो घास होती है, घास जिसमें तना नहीं होता, उसमें जो उसकी लंबाई बढ़ाने का काम है वो कौन करता है? इंटरसेलरी ऊतक ही करता है। बहुत सारे ऐसे पुदीना की पर्व संधियों पर, गेंदा की पर्व संधियों पर और घास की जो पत्तियां हैं उनके आधार पर, वहां पर ये इंटरसेलरी ऊतक की लंबाई में वृद्धि करने में मददगार होता है। चीड़ की पत्तियों के बिल्कुल आधार भाग में भी ये पाया जाता है। ठीक, तो आप अपन ने जैसा ये जड़ तने में देखा कि ये ऊतक पाए जाते हैं शीर्षस्थ और लेटरल और अंतर्वेशी, इसी तरह किसमें पाए जाते हैं? जड़ में भी पाए जाते हैं। यदि हम किसी पौधे की जड़ लें, ये बना हुआ पौधा, इसमें ये जड़ है, तो इसमें भी यहाँ पर क्या पाया जाएगा? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। क्या पाया जाएगा? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। और इसमें भी जो इसमें शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं को निकालने में सहयोग करने वाले कौन रहते हैं? पार्श्वी विभाज्य ऊतक। मोटाई बढ़ाने में पार्श्वी विभाज्य ऊतक। और इसमें पर्व संधियां तो नहीं पाई जाती, बिल्कुल ये याद रखना है, जड़ में पर्व संधियां नहीं होती, किंतु उनकी शाखाएं जो है वो अंदर से निकलती है। अंदर से मतलब किससे? जो पार्श्वी विभाज्य ऊतक है वहां से निकलती है। जो तने की शाखा है वो अंतर्वेशी ऊतक से निकलती है, लेकिन जड़ की शाखा कहाँ से निकलती है? पार्श्वी विभाज्य ऊतक से। तो पार्श्वी विभाज्य ऊतक मध्य में पाया जाता है और जड़ में भी इसके शीर्ष पर शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक होता है, जो लगातार विभाजन करके जड़ को नीचे की ओर ले जाता है। तो आज हमने पढ़ा किसके बारे में? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के बारे में, और अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक के बारे में, और किसके बारे में? पार्श्वी विभाज्य ऊतक के बारे में। ठीक है, तो आज हमने पौधों की शारीरिकी में ऊतक पढ़ा। ऊतक के बाद हमने पौधों में कौन से ऊतक होते हैं वह पढ़े। उसमें जो साधारण ऊतक थे उसमें विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। तो विभाज्य ऊतक में भी 3 प्रकार थे, तीनों के बारे में हमने आज पढ़ा। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक लंबाई में वृद्धि करता है, शीर्ष पर, शाखाओं के शीर्ष पर पाया जाता है। पार्श्वी ऊतक तने में पार्श्व में पाया जाता है और ये तने की मोटाई में वृद्धि करता है। इसको मोटाई वृद्धि कराने के समय में यहाँ पर कौन कौन सहयोग करता है? समान ऊतक के मध्य में पाई जाने वाली अंतःपूली एधा और फिर अंतरापूली एधा। अंतःपूली एधा और अंतरापूली एधा मिलकर द्वितीयक वृद्धि को अंजाम देती है, जिससे द्वितीयक वृद्धि से तने की मोटाई बढ़ती है। और उसके बाद जब शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक ऊपर की ओर बढ़ता जाता है तो कुछ कोशिकाएं बीच में छूट जाती हैं पर्व संधियों पर, जहां से जिसके विभाजन के फलस्वरूप शाखाओं पत्तियों का निर्माण होता है। ये पॉइंट याद रखने का है कि घास में जो घास की पत्तियों की लंबाई बढ़ती है वो अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक के कारण बढ़ती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, क्योंकि घास में तो तना होता ही नहीं है, तो कैसे उसकी लंबाई बढ़ती है ये आप उसमें लिख सकते हैं। फिर इसमें जो अंतर्वेशी ऊतक है इससे शाखाएं निकलती हैं, पत्तियां भी निकलती हैं। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक और अंतर्वेशी और पार्श्वी ऊतक जड़ में पाया जाता है, अंतर्वेशी ऊतक नहीं पाया जाता, जिसके फलस्वरूप तने की जड़ की लंबाई बढ़ती है और जड़ की शाखाएं निकलती है। ठीक है, तो
तो आज का मैं ये यहीं पर खत्म हुआ। अगला जो ये विभाज्य ऊतक यहाँ पर समाप्त हो गया। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे स्थायी ऊतक। यही जो विभाज्य ऊतक है, इनके विभाजन के फलस्वरूप जो ऊतक बनते हैं वो ऊतक में विभेदन के पश्चात नए प्रकार के कोशिकाएं ऊतक बनते हैं, जिनको हम किस में पढ़ेंगे? स्थायी ऊतक। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करें।